दोस्तों, आज का हमारा एक विषय है कि हाई कोर्ट का एक फैसला आया है डबल बेंच में 12/091 पर। तो उसको बताने के पहले हम पहले श्री गणेश जी का नमन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी जो है सबकी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, विघ्न नाशक हैं और क्या नाम है कि हमेशा जो है वो भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि 12/091 तथा टेट 11 में जिन अभ्यर्थियों के साथ राज्य सरकार ने अन्याय किया है उनके साथ न्याय ज़रूर होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं आज। तो मैं सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि 12 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट का एक आदेश आता है कि 12/091 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जनवरी के क्या है आगे बोलें। 12 जनवरी 2024 को एक आदेश आता है कि जिसमें 12/091 के अभ्यर्थियों की जनवरी के अंतिम महीने में जनवरी के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग करा करके और फरवरी में नियुक्ति पत्र देने की बात की गई थी। अभ्यर्थी जो है इस आशा में जो है ये थे कि राज्य सरकार जो है उनको नियुक्ति पत्र जल्दी प्रदान कर देगी। जब काउंसलिंग की तिथि भी समाप्त हो गई और फरवरी का अंतिम सप्ताह जब समाप्त हो गया तो अभ्यर्थियों के मन में बेचैनी आई और वो समझ गए कि जो है राज्य सरकार के अधिकारी या उसके मंत्री गण जो है केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो अभ्यर्थी जो है कुछ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में कंटेम्प्ट याचिका दायर किए। तो अब तब उसके बाद से अधिकारी तो मौके के तलाश में थे और वो हाई कोर्ट के डबल बेंच में वो अपील किए। तो जब अपील किया गया तो इसकी सुनवाई निरंतर चल रही थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि 12/091 के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा और अभ्यर्थियों को की नियुक्ति प्रशस्त होगी कि जो यह 13 वर्ष से जो ये विवाद चल रहा था इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार की सभी दलीलों को भी ध्यान से सुना और अभ्यर्थियों की सभी दलीलों को भी सुनने का कार्य किया। हाई कोर्ट के जज जो है वो मिश्रा जी थे और रिजवी थे। इन दोनों लोगों ने जो है अभ्यर्थियों की भी बात को सुना और सरकारी वकील की भी बात को सुना। ऐसा लग रहा था कि अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला आएगा। लेकिन चूँकि दिसंबर 2019 में अभ्यर्थियों की जो एक कंटेम्प्ट याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी उसको आधार बना करके जज जो है कहीं न कहीं उसी समय मन बना लिए थे। लेकिन जब याचिगण के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने 226 के तहत जो असीम पावर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया है जब उसका जिक्र आया तो वो कहीं न कहीं कन्विंस नज़र होते हुए आए। और चूँकि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से रिफ़र करके या हाई कोर्ट में आया था 226 के तहत, इसलिए अभ्यर्थी सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है हाई कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सिंगल बेंच ने यह निर्णय दिया। लेकिन ये इतनी लगातार सुनवाई होने के बाद भी जब आर्डर रिजर्व हुआ और 1 महीने से अधिक का समय जब व्यतीत हो गया तो अभ्यर्थियों के मन में ये बेचैनी होने लगी कि क्या निर्णय पक्ष में हम लोगों के आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ कि जो है राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय जो है दे दिया गया और स्टेट की अपील को स्वीकार कर लिया गया। जबकि कोर्ट में जस्टिस मिश्रा बार बार पूछे कि 54,000 के बाद आपने किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया, इस पर सरकारी वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो डबल बेंच का जो फैसला आया उसमें ये कहा गया है कि 13 वर्ष के बाद ये अभ्यर्थी न्याय मांगने आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में वो याचिगण नहीं है। तो चूँकि कंटेम्प्ट जो खारिज हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो कंटेम्प्ट खारिज हुआ था, तो उसमें भी कुछ
कुछ ही अभ्यर्थी थे, सारे याची तो वहाँ पर सारे 12,091 के सभी लोग तो याची नहीं थे। तो यह भी एक पॉइंट हो सकता है। तो क्या कुछ लोग कंटेम्प्ट याचिका में अगर शामिल हो सकते हैं और उनके लिए सभी 12,091 के सभी अभ्यर्थियों के वो याचिका खारिज हो सकती है, नियुक्ति पत्र खारिज हो सकता है। तो वो उसी में से 12,091 में से अगर कुछ अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर याची बने हैं, तो क्या उस आधार पर अन्य अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते हैं? यह बात, ये इस पर भी तो गौर करने वाली बात है। केवल सरकारी अधिकारी के दलीलों को ही सुना जाता है और 2011 से लेकर के अब तक जो है सरकार विज्ञापन निकालती है, सरकार बीच में जो है मेरिट प्रक्रिया चेंज कर देती है, फिर जो है नया विज्ञापन लाती है, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है, कभी टेट मेरिट क्या नाम है और एकेडमिक मेरिट पर बहस होती है, टेट मेरिट वैलिड होता है, उसके बाद भी राज्य सरकार जो है निरंतर इस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि 105 और 97 की नियुक्ति की जाएगी, तो वो अब राज्य सरकार के वकील ये बोलते हैं कि ये अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, अतः मेरिट गिरा दिया जाए। और 105 और 90 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अनदेखी करके इसमें भर्ती में सरकार ने मनमाना महिला और पुरुष लगाया, विज्ञान कला लगाया, जबकि जो आर्डर जो जनवरी 15 में आया था, दिसंबर 14 में आया था और जनवरी 15 में काउंसलिंग हुई थी, उसमें यही था कि सामान्य वर्ग के 105 तक और आरक्षित वर्ग के 97 तक अभ्यर्थी जो है क्या नाम है कि नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लेकिन वो राज्य सरकार ने जो है यह मनमाने तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को बनाया और जब 54,000 की भर्ती हुई तो वह 90 की भी मेरिट को गिराने वाली थी। तो तब तक अभ्यर्थी के वकील कहे कि हम लोगों की अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो हम लोग काउंसलिंग कराए हैं। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 105 और 90 के तहत जो अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं वो एक आवेदन करें, और कुल 75,000 आवेदन हुआ, उसमें 12,091 की लिस्ट बनाई गई और उसमें ये लिखा गया था कि सभी अभ्यर्थी न्यूनतम ये कटाव के ऊपर किसी न किसी जनपद में पाए गए हैं। उस जनपद का नाम नहीं बताया गया और काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में मेरिट का कटाव अधिकतम था, तो जिसके कारण अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाए और ये राज्य सरकार द्वारा ये कोर्ट में ये दलील दिया गया कि ये लोग काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ये बताइए कि यह गलती अभ्यर्थी की कहाँ है? अगर आप काउंसलिंग में बुलाए होते 12,091 के अभ्यर्थी को, तो अभ्यर्थी काउंसलिंग में गए होते और ये नियुक्ति प्रक्रिया की बात की गई थी, उनको नियुक्त करने की बात की गई थी। 105 और 97 की काउंसलिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि 90 तक की काउंसलिंग हो गई थी। आरक्षित वर्ग में जो शिक्षा मित्र आते हैं उनकी भी 90 तक काउंसलिंग हुई। तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप काउंसलिंग कराते हैं, जब नियुक्ति देने की बात आती है तो नियुक्ति आप विज्ञापन के अनुसार करते हैं। तो ये विषय ऐसा है। मैं सभी जो याची गण हैं या विभिन्न ग्रुपों में जो लोग लड़ रहे हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस आर्डर को ये क्या नाम है कि हाई कोर्ट में ले गए और एक तरह से ये मृत जो मुद्दा था उसको जीवित करने का काम किया। अभ्यर्थियों से यही अनुरोध है कि भगवान राम का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि उनकी सेना में अनुशासन था और हमारे अभ्यर्थी जो है गुटों में बटे हुए हैं। अपना अपना ईगो छोड़ करके अपने 12,091 के सभी अभ्यर्थियों के न्याय के लिए अगर एक मंच पर आ जाएं और थोड़ा थोड़ा ही अगर अभ्यर्थी सहयोग करेंगे तो एक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। अगर लोभ को और अहंकार को छोड़ देंगे, अपने के अंदर जो लोभ है अहंकार है उसको छोड़ करके और अपने साथ न्याय करने के लिए, जो अन्याय हो रहा है, आप सभी लोग शिक्षक बनने योग्य हैं, वो अगर
केवल एकता की कमी है, अनुशासन की कमी है। अगर एक साथ आ जाएंगे तो उन हज़ारों परिवारों की दुआएं आपको मिलेंगी कि जो नियुक्ति, बहुत लोग तो हम देख रहे हैं कि विशिष्ट बीटीसी 98 से बाहर होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ऐसा नियम बनाती है कि उसकी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, लेकिन जब टेट के आधार पर भर्ती हुई तो सेलेक्ट भी हो गए, 12,091 की लिस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ न्याय होगा। और अगर आप लोग जितने पैरोकार हैं, अगर सही से अगर लड़ें और भगवान पर भरोसा रखिए, निश्चित है कि उसका न्याय ही जो है सर्वोच्च होता है। वो निश्चित सबके ऊपर कृपा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही मतलब कि ये कल के आदर्श से मैं बहुत ही दुखित हूँ कि टेट 11 के अभ्यर्थियों के साथ टेट 11 ही नहीं, ये बीएड अभ्यर्थियों के साथ ये बड़ा ही अन्याय हो रहा है। एक तरह क्या नाम है कि एनसीटी की नोटिफिकेशन 2018 की रद्द हो जाती है। क्यों रद्द हो गई? क्योंकि एनसीटी ने उसकी ठीक से पैरवी नहीं किया। जब बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों के लिए टेट पास होने की आवश्यकता है और उसके बाद तो अब उसमें एक कि ये प्राइमरी में पढ़ाने के योग्य नहीं है। पहले तो योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कोई कंपटीशन पास कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, तब तो बीएड और बीटीसी की बात रह गई बात दोनों। तो ये क्या नाम है कि ब्रिज कोर्स कराया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने सही से पैरवी नहीं किया। केवल बड़े पैमाने पर बीएड कॉलेज को खोलना है और शिक्षा का बाजारीकरण करना है। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। वह बेरोजगारों की विरोधी है। और निश्चित है कि यह ऐसे लोग जो कहते थे कि टेट 11 अब हमारी लड़ाई है, ये लोग निश्चित है कि ये विश्वास करने के योग्य नहीं हैं। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाले बड़े ही ये क्या नाम है कि कुटिल टाइप के लोग हैं। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भगवान पर भरोसा रखिए, नेताओं पर भरोसा नहीं रखिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी जय रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।